तो आज हम फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स के लेक्चर में पहले पार्ट से डील करने वाले हैं, दैट इज नोन एज वेक्टर्स। तो वेक्टर्स के बारे में हम बात करें तो वेक्टर्स को क्यों लाया गया, बेसिकली ये एक कैटेगरी है फिजिकल क्वांटिटी की। तो जब हम फिजिकल क्वांटिटीज को एनालाइज कर रहे थे, उसके एनालिसिस कर रहे थे, तो हमने देखा कि फिजिकल क्वांटिटीज को बेसिकली दो कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। एक कैटेगरी है स्केलर और एक कैटेगरी है वेक्टर। तो ऐसा क्यों करा गया, हमने देखा फिजिकल क्वांटिटीज का जब हमने बिहेवियर देखा तो हमने देखा कि बहुत सारी ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज है जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड भी है और जिनके पास उनका डायरेक्शन भी है, और ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज भी हैं जिनके पास बस केवल उनका मैग्नीट्यूड है। तो हमने कहा कि अब एक काम करते हैं, इनकी दो कैटेगरीज बना देते हैं। दो कैटेगरीज कौन कौन सी, एक का नाम रखा स्केलर और एक का नाम रखा वेक्टर। तो बेसिकली जब हम स्केलर क्वांटिटीज की बात करते हैं तो उसमें हम कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटीज दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज नोन एज स्केलर क्वांटिटीज, और सेम एज जब हम वेक्टर क्वांटिटी की बात करते हैं तो हम कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी दैट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड भी हो और उनका डायरेक्शन भी हो, ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को अपन बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक, तो अगर हम फॉर एग्जांपल एक इलस्ट्रेशन से इसको समझें तो बेसिकली अगर मैं कहूं कि मैं एक कार चला रहा हूं और जिस इंस्टेंट पर मैंने स्पीडोमीटर पर देखा उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर मेरी गाड़ी की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर थी, और फिर क्या हुआ कि सेम स्टेटमेंट को मैं दूसरी तरह से रिपीट करूं कि मैं कहूं कि मैं जिस इंस्टेंट पर कार को देखा उस इंस्टेंट पर मेरी कार की रफ्तार 60 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन उसके पास एक स्पेसिफिक डायरेक्शन था ईस्ट। तो अगर मैंने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो वो क्या हो गया, अब मेरे पास 60 किलोमीटर पर आवर मैग्नीट्यूड भी है और ईस्ट डायरेक्शन भी है, तो ये हो गया एक वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं कि मेरी गाड़ी की रफ्तार बस 60 किलोमीटर पर आवर है, किस डायरेक्शन में जा रही है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने नहीं दिया, तो ये क्या होगा स्केलर क्वांटिटीज। ठीक है, तो बेसिकली अब जैसे अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास आपको मेजर करना है, तो मास मेजर करने का कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन तो होता नहीं है, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, स्केलर। लेकिन अगर उसी मास में मैं वेट देखने लग जाऊं, mg देखने लग जाऊं, तो वो नीचे की तरफ लगेगा, वो एक फोर्स हो जाएगा और उसके पास उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और उसके पास उसका अपना स्पेसिफिक डायरेक्शन भी होगा, तो वो कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, वो हो जाएगी अपने पास वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, तो अब हम स्केलर और वेक्टर की बात तो कर लिए, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज का फर्दर बिहेवियर कैसा होगा उनको देखने के लिए हमें बहुत सारी एनालिसिस करनी पड़ी। तो हमने कहा कि अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि एक ऑब्जेक्ट है उसका मास 2 kg है और एक दूसरा ऑब्जेक्ट है उसका मास 3 kg है, मैं दोनों को एक साथ जोड़ दूं तो टोटल मास कितना होगा, तो आई कैन सिंपली कॉल इट 5 kg। मैं 2 kg और 3 kg को इजीली ऐड कर सकता हूं, जो एडिशन हमने मैथमेटिक्स में सीखा है। ठीक है, स्केलर एडिशन बोलते हैं इसको, लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज ऐसे ऐड नहीं होती। अगर अपने पास समझो कि एक ये पेन है, इस पेन से एक इलास्टिक रबड़ मैं इधर बांधूं और एक इलास्टिक इधर बांधूं और मैं कहूं खींचो और मैं इस पेन को छोड़ूं, तो ये किधर जाएगा, क्या इस इलास्टिक वाले की तरफ जाएगा या इस इलास्टिक वाले की तरफ जाएगा या बीच में कहीं जाएगा, तो आंसर है क्या भाई, बीच में कहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि जो फोर्स इधर लगा जब ये दोनों ऐड हुए तो इनका रिजल्टेंट कहीं इधर आया, तो जिस डायरेक्शन में इनका रिजल्टेंट आया ये उस डायरेक्शन में भागा। तो अब समस्या ये हुई कि इसके ऊपर कितना रिजल्टेंट लगा और किस डायरेक्शन में लगा, तो उसके लिए हम लोगों ने रूल्स बनाए वेक्टर एडिशन के और कुछ लॉज बनाए जिससे हम ये वेक्टर एडिशन कर सके। तो चलिए अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट स्लाइड है हाउ टू आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर्स, क्योंकि जब तक आप वेक्टर्स की डायरेक्शन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तब तक आप वेक्टर एडिशन नहीं कर पाएंगे। जैसे कहा गया पहले क्वेश्चन में, कहा गया एग्जांपल नंबर 1 में, अ कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एट 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो देखिए ये अपने पास ईस्ट है, ये अपने पास वेस्ट है, ये अपने पास नॉर्थ है और ये अपने पास साउथ है। तो मेरे से कहा गया 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मार्क करने आना चाहिए कि 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे मार्क करते हैं। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मार्क करने का मतलब है कि ईस्ट से 30 डिग्री, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं नॉर्थ से 60 डिग्री। तो इसको बेसिकली प्रेजेंट करने का तरीका है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट का, कि ईस्ट से हम कितने एंगल पे अपना कार जा रहा है, कितने एंगल पे जा रहा है, 30 डिग्री से, कितने वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक, मार्किंग समझ आई कैसे मार्क करते हैं। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 20 मीटर एट 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो अपने पास ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कहां से, नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट और नॉर्थ के बीच में कहीं, तो नॉर्थ से 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ
क्या ये हो जाएगा? और कितना डिस्प्लेसमेंट है भाई, यहां से कितना डिस्प्लेसमेंट है? 0,0 से 20 मीटर। अरे बात समझ आ रही? तो 20 मीटर इस डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया एंड 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ इसका डायरेक्शन हो गया। ये हो गया मार्किंग का तरीका कि हम कैसे डायरेक्शन वेक्टर्स मार्क करते हैं। अब अगर हमको डायरेक्शन वेक्टर्स मार्क करने आ गया तो अपने पास दो वेक्टर दे रखे हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं कि एक तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, और एक जगह कहीं फोर्स लग रहा है, एक जगह कहीं फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो मेरे से कहा गया कि बताओ रिजल्टेंट इंपैक्ट कितना होगा। तो ऐसी सिचुएशन में पहले मुझे 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ और 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ मार्क करने आना चाहिए। जब तक ये मार्क करने नहीं आएगा, जब तक डायरेक्शंस मार्क करने नहीं आएगा, तब तक हम वेक्टर एडिशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है। अच्छा, वेक्टर एडिशन में और बहुत सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं। जो पहली बात आती है कि अगर अपने पास कोई वेक्टर दे रखा है ए वेक्टर और दूसरा वेक्टर दे रखा है बी वेक्टर, जो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है भाई साहब? थीटा एंगल बना रहा है। तो मुझे क्या करना है, अगर इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है तो मेरे पास बेसिकली एक तरीका है इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करने का। वो क्या कि इन दोनों वेक्टर से मैं या तो ट्रायंगल की दो साइड्स बना लूं या मैं पैरेललोग्राम की दो साइड्स बना लूं, और इसके बिहाफ पर हम बेसिकली दो वेक्टर एडिशन के लॉज रोल में लेकर आते हैं। एक लॉ का नाम रखा गया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक लॉ का नाम रखा गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो सवाल यह पैदा हुआ कि ये दोनों साइड्स को, इस साइड को और इस साइड को, हम कैसे ट्रायंगल की साइड बनाएं या कैसे पैरेललोग्राम की साइड बनाएं। तो उसके लिए एक बेसिकली लॉ है, न्यूटन का लॉ है, जो फोर्सेस के लिए है और वही सारे वेक्टर्स में भी काम करता है, और उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी। और इसकी कहानी यह है कि भैया कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को ऐसे वेक्टर्स जो लीनियर वेक्टर्स होते हैं, जो एंगुलर वेक्टर्स की बात नहीं हो रही है यहां पर, लीनियर वेक्टर्स की बात हो रही है, कि ऐसे कोई भी लीनियर वेक्टर्स जो कहीं किसी पर्टिकुलर बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं, तो उस वेक्टर का बिना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए उसके लाइन ऑफ एक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जा सकता है। तो जैसे ये वेक्टर है, तो देखो इस वेक्टर का ये लाइन ऑफ एक्शन है और इस वेक्टर का ए वेक्टर का ये लाइन ऑफ एक्शन है। मतलब ए वेक्टर को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग अरेंज करा जा सकता है और बी वेक्टर को इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग अरेंज करा जा सकता है। बस कंडीशन क्या है कि ना तो आप ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं, ना तो आप बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि एक काम करो, बी वेक्टर को उठा के यहां रख दो, और ए वेक्टर को उठाकर पीछे लेकर आओ। तो क्या होगा, क्या ये पैरेललोग्राम की साइड बन जाएंगी? जैसे ए वेक्टर के लाइन ऑफ एक्शन में मैंने ए वेक्टर को पीछे कर दिया और बी वेक्टर को थोड़ा आगे लेकर गए, तो ये अपने पास हो गया ए वेक्टर और ये अपने पास हो गया बी वेक्टर, और ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया? थीटा। अब देखो, अगर मैं इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं और इसके पैरेलल एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दूं, तो भैया क्या ये पैरेललोग्राम बन जाएगा? बिल्कुल। तो जो इनका रिजल्टेंट होगा दैट इज रिटन एज आर वेक्टर एंड इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो बात ये समझिएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर ए मेरा 10 न्यूटन है, बी मेरा 20 न्यूटन है, तो आर वेक्टर इक्वल टू 10 प्लस 20 कर देंगे। नहीं भाई साहब, आर वेक्टर इक्वल्स टू 10 प्लस 20 नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इसके स्पेसिफिक लॉज हैं। क्या है कि जब हम किसी वेक्टर की बात करते हैं तो वेक्टर में एक टिप होता है, इस टिप को डायरेक्शन बोला जाता है, और वेक्टर की जो रॉड होती है इसको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करा जाता है। तो देखिए कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट मिल रहा है वो आर वेक्टर मिल रहा है। तो अपना काम है कि इस आर रिजल्टेंट वेक्टर का दो निकालना, एक मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए मुझे इस रॉड की लेंथ निकालनी पड़ेगी और डायरेक्शन निकालने के लिए ये एंगल निकालना पड़ेगा अल्फा। ठीक। तो अब क्या, अगर मुझे इस रॉड की लेंथ पता चल जाए कितनी होगी तो मुझे आर का मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, और अगर मुझे अल्फा पता चल जाए कितना होगा तो मुझे इसका डायरेक्शन मिल जाएगा। अरे बात समझ आ रही? तो देखिए, अब ये तो कहानी हो गई हमारी कि एक लॉ की हमने इसको क्या कर लिया कि इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम का साइड बना लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि भैया ठीक है, पैरेललोग्राम का साइड बना लिया, लेकिन अभी आपने बोला था कि इसको ट्रायंगल का भी साइड बनाया जा सकता है। तो ट्रायंगल का साइड कैसे बनाया जा सकता है कि अगर मैं बी वेक्टर को आगे लेके जाऊं और ए वेक्टर को बहुत पीछे लेके आऊं, तो क्या मैं इसको ऐसे बना सकता हूं? ये हो गया मेरा ए वेक्टर और ये मेरा हो गया बी वेक्टर।
ठीक है, एक हो गया ए वेक्टर और दूसरा हो गया बी वेक्टर। तो देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो ट्रायंगल की तीसरी साइड होगी, दैट इज आर वेक्टर, इट इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मतलब अपना पूरा काम है इस रॉड का लेंथ निकालना, जिससे अपने को आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड मिलेगा, और दूसरी बात कि ये एंगल निकालना अल्फा, जिससे आर वेक्टर का अपने को डायरेक्शन मिलेगा। अरे बात समझ आ रही है? तो देखो हुआ क्या कि अब हम इसको कैसे निकालें। तो बेसिकली इसका अरेंजमेंट नेक्स्ट स्लाइड में दे रखा है, जो मैंने अभी बनाया कि अपन ए वेक्टर को यहां लिख रहे हैं, बी वेक्टर को यहां लिख रहे हैं, और भैया इसके पैरेलल एक लाइन, इसके पैरेलल एक लाइन, ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन, बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन। तो ये पैरेललोग्राम की साइड्स बन गई, और इसका जो रिजल्टेंट बना वो हो गया आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। सेम एज आपने अभी देखा था कि ये ट्रायंगल वेक्टर कैसे बनता है। ए वेक्टर जहां था उसको मैंने थोड़ा पीछे खींच दिया, और बी वेक्टर को इसके लाइन ऑफ एक्शन में थोड़ा आगे कर दिया, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी हमको इतना फ्रीडम देता है कि हम किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को उसके डायरेक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। बस कंडीशन क्या है कि ना तो आप मैग्नीट्यूड चेंज कर सकते हो, ना तो आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हो। ठीक, चले आगे बढ़े। तो अपना काम क्या है कि हमको ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, थीटा पता है, क्या नहीं पता, ये अल्फा निकालना और ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, मतलब इस रॉड की लेंथ निकालना। तो बेसिकली इसके लिए अपने पास दो लॉज आए, एक लॉ का नाम रखा गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम और दूसरे लॉ का नाम रखा गया ट्रायंगल लॉ। ठीक, तो अगर हम पैरेललोग्राम लॉ की बात करें तो बेसिकली पैरेललोग्राम लॉ में क्या होगा कि इट इज रिटन एज आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। मेरे पास ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन गिवन है, और मुझे निकालना है रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो उसके लिए मैंने कहा कि एक काम करते हैं कि मार्क कर लेते हैं ए, इसको मार्क कर देते हैं बी, इसको मार्क कर देते हैं सी, और इसको मार्क कर देते हैं डी। AD की लेंथ है अपने पास ए वेक्टर, AB की लेंथ है अपने पास बी वेक्टर, अपने को चाहिए क्या, AC। अरे बात समझ आ रही, AC लेंथ। तो अच्छा, जब हम इसके मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए वेक्टर का मॉड, और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने का तरीका है क्या भाई साहब, बी वेक्टर का मॉड। अपने को चाहिए क्या, अपने को चाहिए AC। ये जो अपने पास आर वेक्टर है, इस आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो लेंथ ऑफ AC के बराबर होगा। तो इसको निकालने के लिए मेरे दिमाग में एक ख्याल है कि अगर किसी भी तरह से मैं राइट एंगल ट्रायंगल बना पाऊं तो क्या मेरा काम बन जाएगा। क्या पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हैं भाई। तो देखो एक अपने पास राइट एंगल ट्रायंगल बना ACN, तो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल ACN क्या होगा भैया, AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AN का स्क्वायर प्लस NC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर विल बी इक्वल टू AN स्क्वायर प्लस NC स्क्वायर। ये कहानी हो गई। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें कि अपने को भैया पूरा AN नहीं पता, बस क्या पता है, AD पता है, और NC पता है क्या, नहीं, लेकिन हमको ये पता है कि इसकी लेंथ कितनी है, B। अच्छा, ये पूरा एंगल थीटा है, तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और हम क्या जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है, तो dn अपॉन बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां से अपने को dn की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, b कॉस थीटा। अच्छा, एक और बात कि जो अपने पास cn है, अब हम भाई b तो अपना एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो इसके मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हो तो तुम क्या करते हो, वेक्टर लगा के मॉड, यहां पे क्या वेक्टर लगाकर मॉड, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है dn। अब अपने को चाहिए क्या, cn, तो cn अपॉन मॉड ऑफ b वेक्टर जो होगा क्या वो साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं cn इक्वल्स टू मॉड ऑफ b वेक्टर साइन थीटा। अरे समझ आया क्या। अब क्या करना है कि अपने पास cn भी पता, अपने पास dn भी पता, तो अपने पास पूरा बेस पता चल गया an, दैट इज AD प्लस dn, और अपने पास पूरा परपेंडिकुलर पता चल गया, दैट इज cn। तो क्या हाइपोटेन्यूज निकाल सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, अगर ध्यान दो तो मैं बेस के स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं, AD प्लस dn का होल स्क्वायर, और NC को क्या लिख सकता हूं भैया, NC तो NC रहेगा, दैट इज परपेंडिकुलर, NC का स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज रखो, AD की जो वैल्यू है क्या वो मॉड ऑफ A वेक्टर है, और DN की वैल्यू क्या मॉड ऑफ B वेक्टर कॉस थीटा है, बिल्कुल, और इसका स्क्वायर, और NC कितना है अपने पास, मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा का, मॉड ऑफ B वेक्टर साइन थीटा का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू R वेक्टर के मॉड का स्क्वायर।
अरे बात समझ आ रही? अब क्या करें, अब क्या करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो क्या मिलेगा यहां से, मॉड ऑफ a वेक्टर का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b वेक्टर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टॉइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर a इंटू मॉड ऑफ वेक्टर b कॉस थीटा। अरे समझ आया क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस 2ab प्लस 2ab, तो यहां क्या है b वेक्टर कॉस थीटा, तो यहां कॉस थीटा आ गया। अब इसके बाद इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ b वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा। मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस स्क्वायर थीटा और मॉड ऑफ b वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम बात करें तो मॉड ऑफ b वेक्टर कॉस स्क्वायर थीटा में मॉड ऑफ b वेक्टर साइन स्क्वायर थीटा में मॉड ऑफ b वेक्टर के स्क्वायर को कॉमन कर लिया जाए तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो रिजल्टेंट वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का जो होगा स्क्वायर वो बराबर होगा मॉड ऑफ वेक्टर a के स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर b स्क्वायर ब्रैकेट में क्या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस प्लस टॉइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। चलो भाई बहुत बढ़िया, तो रिजल्टेंट वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया अपने पास मॉड ऑफ वेक्टर ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी स्क्वायर प्लस टॉइस ऑफ मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। तो जब हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, ये तो हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली हम क्या लिख लेते हैं कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज सिंपली इक्विवेलेंट टू आर, मतलब यू आर डीलिंग विद द मैग्नीट्यूड पार्ट ओनली। तो मैं इसको फर्दर क्या लिख सकता हूं, आर स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, आर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अरे समझ आया क्या, ये हो गया अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर का क्या, मैग्नीट्यूड की डायरेक्शन। तो आंसर इज मैग्नीट्यूड, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अगली कहानी है अपने को कैलकुलेट करना इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो अगर डायग्राम ध्यान से देखा जाए तो ये अपने पास था ए वेक्टर और इधर अपने पास था बी वेक्टर, और हमने क्या करा था, ए वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींची थी और बी वेक्टर के पैरेलल एक लाइन खींची थी। इससे हम लोगों ने बनाया था एक पैरेललोग्राम और लिखा था आर वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी। अरे ठीक है, और ये पूरा एंगल अपने को थीटा गिवन था, जो निकालना था वो अपने को निकालना था क्या, अल्फा। क्या ये लेंथ मुझे पता चल गई? अगर मैं अपने प्रीवियस डायग्राम में देखूं तो ए बी सी डी अपने को चाहिए था ए सी, और ए सी की वैल्यू क्या आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर थी। तो भैया ये हो गया अपने पास ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, और हमको चाहिए क्या था, AC की लेंथ। तो AC की लेंथ आर वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर थी, और वो अपने को कितना मिल गया, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब अपने को चाहिए क्या, इस ए वेक्टर का, इस रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन, दैट इज अल्फा। तो अगर अपने को रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन चाहिए अल्फा, तो उसके लिए भी भैया हमको सारी लेंथ तो पता चल गई। तो हमने कहा फिर से एक काम करो, वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और लिखो tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये मैग्नीट्यूड की बात हो गई। जब हम डायरेक्शन पर आए तो हमने कहा डायरेक्शन है अपने पास क्या, tan अल्फा दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये तो अपने पास बी वेक्टर का मॉड था ना, तो इसको, अच्छा भाई ये थीटा है तो ये भी अपना थीटा था, और अभी मैंने बताया कि बी वेक्टर के मॉड को हम क्या सिंपल बी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हैं। तो ये अपने पास आ गया था बी साइन थीटा और ये अपने पास आ गया था बी कॉस थीटा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये अपने पास पॉइंट था n, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू थी cn और बेस की वैल्यू थी अपने पास क्या, an। तो cn अपॉन an को अपन लिखे ad प्लस dn। तो cn की वैल्यू कितनी थी अपने पास, बताओ भाई, cn की वैल्यू थी अपने पास b साइन थीटा अपॉन an की वैल्यू ad प्लस dn। तो ad है अपने पास a और dn है अपने पास b कॉस थीटा। तो ये कहानी हो गई अपनी किसकी, डायरेक्शन की, दैट इज tan अल्फा इक्वल्स टू कितना, b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं इसी वेक्टर्स में कि इनकी छोटी छोटी एप्लीकेशंस और कुछ रिजल्ट्स जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो देखिए हुआ क्या कि अगर मैं कहूं कि अपने पास एक ए वेक्टर ये रहा, दूसरा बी वेक्टर ये रहा, तो रिजल्टेंट वेक्टर, इनके बीच का एंगल थीटा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो मैं आर का मैग्नीट्यूड लिख सकता हूं क्या, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा।
ठीक है। लेकिन अगर अपने से पूछ ले कि अब अल्फा जो बताना है ना तुमको, वो बी वेक्टर से बताना है, यहां से अल्फा, तो क्या करना है आपको, सिंपली एक tan अल्फा लिखना है। tan अल्फा लिख के एक लाइन खींचनी है, और लाइन खींचने के बाद देखना है अल्फा जुड़ा किससे है, गिवन वेक्टर्स में से, ए वेक्टर से कि बी वेक्टर से। तो मुझे दिख रहा है अल्फा किससे जुड़ा है, बी से, उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दो। बचा हुआ वेक्टर कौन सा है, ए। जो बचा हुआ उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक साइन और एक कॉस, और ट्रिग्नोमेट्री में हम जानते हैं कि साइन पहले आता है और कॉस बाद में आता है। तो ऊपर हम लिखेंगे ए साइन थीटा और नीचे लिखेंगे प्लस ए कॉस थीटा। अरे बात समझ आ रही? ये तरीका है अपने पास डायरेक्टली tan अल्फा लिखने का। क्या है तरीका कि सिंपली देखो कि अल्फा किससे जुड़ा हुआ है, एक लाइन खींचो, डिनोमिनेटर में उसको लिख दो जिससे अल्फा जुड़ा हुआ है, जिससे अल्फा नहीं जुड़ा हुआ है उसके दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। तो जो साइन वाला होगा वो न्यूमरेटर में जाएगा और जो कॉस वाला कंपोनेंट होगा वो डिनोमिनेटर में जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए अब अपने पास क्या है कि अगर मैं बात करूं, जैसे हम देख रहे थे रिजल्टेंट वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर के पास, रिजल्टेंट वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, ए वेक्टर का अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है, और बी वेक्टर का भी अपना मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है। तो अपने पास इक्वेशंस कितनी है सॉल्व करने के लिए वेक्टर एडिशन को? दो, एक रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। मतलब अननोन टोटल, अगर एक वेक्टर एडिशन हो रहा है, दो वेक्टर्स का एडिशन होकर एक रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो अपने पास टोटल अननोन है 6। तो 6 अननोन में से कोई सा भी 4 अननोन दिया होगा और कोई 2 अननोन आपको कैलकुलेट करना होगा। बट उन सब क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले हम एक और लॉ जो बचा हुआ वेक्टर एडिशन का लॉ है, दैट इज ट्रायंगल लॉ, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि अगर अपने पास ए वेक्टर है, दूसरा बी वेक्टर है, तो जो थर्ड वाली साइड होगी ट्रायंगल की वो रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होगी, एंड दैट विल बी इक्विवेलेंट टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मुझे इस रॉड की लेंथ चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुछ नहीं करना भाई साहब, मुझे यहां से एक ऐसे नॉर्मल खींचना है और इस वाले पॉइंट को लिख देना है n, ये अपने पास a, ये अपने पास c और ये अपने पास d। अब फिर से देखो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था वो सब रिपीट हो जाएगा, सब रिपीट हो जाएगा। कैसे रिपीट हो जाएगा? एज इट इज, जैसे पैरेललोग्राम लॉ था। अगर आप ध्यान से पैरेललोग्राम लॉ को देखिए तो पैरेललोग्राम लॉ में आप बेसिकली क्या यूज कर रहे हो, यही तो यूज कर रहे हो यार। तो देखो हुआ क्या कि इसी वेक्टर को उठा के यहां रख दिया गया, तो इस वेक्टर को बेसिकली डायरेक्टली उठा के यहां नहीं रखा गया। ये प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से हुआ है, जो मैंने आपको अभी बताया कि हम क्या कर रहे हैं, ए वेक्टर जो था उसको पीछे लेकर आए और बी वेक्टर जो था उसको आगे लेकर गए उसके लाइन ऑफ एक्शन में। जैसे ये अपने पास ए वेक्टर था, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये था, और ये अपने पास बी वेक्टर था, इसका लाइन ऑफ एक्शन ये था। तो इस ए वेक्टर को उठाकर हम यहां लेकर आए और इस बी वेक्टर को उठाकर हम यहां लेकर गए। अरे भाई साहब, तो देखो ये थर्ड साइड बन गई, दैट इज रिजल्टेंट वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इस वाली साइड को उठाकर यहां रख दो। भैया वेक्टर्स को ऐसे ट्रांसफर नहीं करा जा सकता। अगर तुम एक फोर्स यहां लग रहा है उसको यहां उठा के कर दोगे तो उसका पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन बदल जाएगा। इसी वजह से न्यूटन ने कहा कि लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी का यूज करिए। इस लॉ ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी के हिसाब से आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को, लीनियर वेक्टर क्वांटिटी को, उसकी डायरेक्शन में बिना उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए उसके लाइन ऑफ एक्शन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हुआ क्या कि जो ट्रायंगल लॉ था पूरा वो क्या था, जस्ट पैरेललोग्राम लॉ। क्या, पैरेललोग्राम लॉ का आधा साइड। अब देखो यार कि ये अपने पास b है, ये अपने पास थीटा है, तो ये b cos थीटा हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, b sin थीटा। और फिर से तुम आर स्क्वायर लिखोगे तो वो किसके बराबर होगा, a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा वेक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो सब मैंने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम में बहुत डिटेल में समझा दिया है। यहां बस हम मैथमेटिक्स की बात कर रहे हैं। तो आर विल बी फर्दर इक्वल टू कितना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अच्छा, जब हमको इसका डायरेक्शन निकालना है तो tan अल्फा फिर से यही पूरा कंप्लीट बड़ा वाला राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपने पास क्या है, b sin थीटा, और बेस क्या है, a प्लस बी कॉस थीटा। अरे समझ आया क्या? तो भैया रिजल्ट तो सेम आया, जो रिजल्ट पैरेललोग्राम लॉ से आया वही रिजल्ट ट्रायंगल लॉ से आया। तो हमको ट्रायंगल लॉ स्पेसिफिकली अलग से क्यों पढ़ना पड़ा? जो पैरेललोग्राम लॉ था उसी को हम कह देते कि भैया यही एक लॉ है, इसी को पढ़ो। ट्रायंगल लॉ पढ़ने की क्या जरूरत है, जब ट्रायंगल लॉ से भी वही रिजल्ट मिल रहा है जो किससे मिल रहा है, पैरेललोग्राम लॉ से मिल रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग क्यों पढ़े? सवाल पूछा जाएगा कि पैरेललोग्राम लॉ और ट्रायंगल लॉ में क्या डिफरेंस हो गया भाई, रिजल्ट तो दोनों से सेम आ रहा है।
तो बिल्कुल भाई रिजल्ट दोनों से सेम आ रहा है, बट आप देखिए ना कंस्ट्रक्शन ऑफ वेक्टर्स पर कि एक कंडीशन जब हम पैरेललोग्राम लॉ की बात कर रहे हैं तो वहां क्या है, दो वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर का जो टेल है वो सेम पॉइंट पर है। अरे बात समझ आ रही? जब दो वेक्टर का टेल टू टेल मीट करेगा और रिजल्टेंट वेक्टर आपको निकालना होगा तो आप यूज करेंगे पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगल लॉ में क्या है, जब एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा होगा तो आप जो लॉ यूज करेंगे वेक्टर एडिशन के लिए उसको क्या बोलेंगे, वेक्टर एडिशन के लॉ को क्या बोलेंगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो क्लियर हुआ भाई कि अगर दो वेक्टर सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, मतलब उनका दोनों का टेल टू टेल मीट कर रहा है, तो जो वेक्टर एडिशन का लॉ यूज होगा उसका नाम है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। और कोई भी दो वेक्टर्स ऐसे ऐड हो रहे हैं जिसमें एक वेक्टर के हेड के ऊपर दूसरे वेक्टर का टेल रखा हुआ है, कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है, अरे बात समझ आ रही, कुछ इस हिसाब से रखा हुआ है, तो वहां पे क्या यूज करोगे आप, क्या यूज करोगे, क्या यूज करोगे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर, सबको क्लियर हुआ? चले आगे बढ़े। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ कि भैया हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, हमारे पास दो इक्वेशंस हैं। एक कौन सी है, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड दैट इज आर, इट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होल अंडर रूट। ये अपने पास रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा दैट इज b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। बस ध्यान देना है कि ये tan अल्फा का फॉर्मूला तब है जब आपके पास दो वेक्टर दे रखे हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, और रिजल्टेंट वेक्टर क्या है अपने पास r वेक्टर, और अल्फा जो है वो a से जुड़ा है। अल्फा किससे जुड़ा है, ए से। अगर यही सेम कहानी बदल जाए कि ये अपने पास ए वेक्टर हो जाए, ये अपने पास बी वेक्टर हो जाए, और पैरेललोग्राम अपना आर वेक्टर ऐसे बन जाए और रिजल्टेंट बी से जुड़ जाए, तो आपको tan अल्फा लिखने के लिए क्या करना है, बस एक लाइन खींचनी है और देखना है गिवन वेक्टर जो अपने पास ए और बी थे इसमें से अल्फा किससे जुड़ा है, जिससे जुड़ा है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दो, बचा हुआ ए, इसके दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस, तो ऊपर लिखा जाएगा ए साइन थीटा और नीचे लिखा जाएगा ए कॉस थीटा। ये हो गया अपना लिखने का तरीका। ठीक, अब क्या है कि हमको वेक्टर एडिशन में थोड़ी स्पीड चाहिए, तो वेक्टर एडिशन में अगर मुझे थोड़ी स्पीड चाहिए तो मैं कुछ डेटा याद करूंगा। कुछ डेटा क्या याद करूंगा भैया, कि अगर अपने पास ये एक एफ वेक्टर है और ये अपने पास एफ वेक्टर है, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो आएगा अपना कितना, एफ रूट 2। If the two identical vectors are acting at an angle of 90 degree, the resultant will be equal to root 2 times of one of the given vector. For अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो देख सकते हैं r will be equal to अंडर रूट ऑफ a की जगह भी एफ स्क्वायर, b की जगह भी एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos 90, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आपको मिल जाएगा r इक्वल्स टू एफ रूट 2। ठीक है, अच्छा ये एंगल दोनों बराबर है तो tan अल्फा जो होगा वो होगा अपने पास कितना भैया, अल्फा किससे जुड़ा हुआ है, एफ से। अरे एफ से जुड़ा हुआ है, या तो तुम ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल लगा लो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो एफ बाई एफ, एफ से एफ कट जाएगा 1, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास कितना, 45 डिग्री। ठीक, अच्छा दूसरा क्या है, दूसरा है कि भैया अपने पास एक एफ वेक्टर इधर लग रहा है, एक एफ वेक्टर इधर लग रहा है, इनके बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा एफ, सेम एफ वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड होगा एफ और उसका डायरेक्शन होगा कितना, 60 डिग्री। ठीक है, रख के देख सकते हैं कैसे, कि अपने पास फॉर्मूला क्या है रिजल्टेंट वेक्टर का, आर इक्वल्स टू एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर कॉस 120 डिग्री। तो cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, cos 120 की वैल्यू -1/2, तो ये एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2f स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर दैट इज इक्वल टू एफ। तो रिजल्टेंट वेक्टर अपने को मिल गया f। अच्छा ये भी f है और ये भी f है, दोनों बराबर हैं, तो जो रिजल्टेंट आएगा उसका एंगल क्या होगा, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, तो दोनों का मिड इंटरसेक्शन क्या होगा, ये लाइन होगी जो इसको दो बराबर पार्ट में डिवाइड करेगी, तो ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल भी कितना, 60 डिग्री। अरे समझ आया? चलिए एक और कहानी देखते हैं कि अगर अपने पास एक f वेक्टर इधर लग रहा है और दूसरा f वेक्टर इधर लग रहा है और इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा उसकी वैल्यू होगी f रूट 3 और ये एंगल कितना होगा, 30 डिग्री। तो ये तीन रिजल्ट्स हैं जो आप याद करके रखेंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हिट करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाए, एक क्वेश्चन कई बार स्कूल एग्जाम में या छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि टू इक्वल फोर्सेस,
ध्यान से सुनिएगा, टू इक्वल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इन सच अ फैशन दैट द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू वन ऑफ द टू वेक्टर्स। कि दो फोर्सेस हैं, सिंपली अगर हम इसको रिकॉल करें, ठीक है, इसके बिहाफ पर एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है स्कूल एग्जाम्स में, और क्या होता है, कहा जाता है कि अगर एक कोई बॉडी है, उसके ऊपर दो बराबर फोर्सेस लग रहे हैं, ऐसे लग रहे हैं, इस तरह से लग रहे हैं उस बॉडी के ऊपर दो बराबर फोर्सेस की जो उनका रिजल्टेंट आ रहा है वो उन दोनों फोर्सेस में से किसी एक फोर्स के बराबर है, तो बताइए उन दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल क्या होगा। अरे बात समझ आ रही? तो आपको याद होगा कि अगर कहीं दो वेक्टर क्वांटिटीज एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट पर लग रही हैं, तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो सेम होता है। देखो ये एफ है अपने पास, ये भी एफ है, तो रिजल्टेंट भी क्या मिला, एफ। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख सकता हूं कि द एंगल विल बी इक्वल टू द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स और द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस विल बी इक्वल टू 120 डिग्री। अब कह दे कि एक बॉडी है, उसके ऊपर दो फोर्सेस लग रहे थे, दोनों आइडेंटिकल थे और ऐसे लग रहे थे कि उनका जो रिजल्टेंट था वो √3 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द गिवन फोर्स। तो मैं क्या कहूंगा कि एक फोर्स एफ लगा, दूसरा फोर्स एफ लगा, और इनका जो रिजल्टेंट आया वो √3 टाइम्स ऑफ वन ऑफ द फोर्स, दैट इज √3f। एक एफ है, दूसरा एफ है, तो √3f। तो मेरे दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा, अरे भाई मैंने कुछ चीजें याद कर रखी हैं जो हमारी स्पीड बढ़ाएगा। तो भैया उसके लिए क्या होगा कि एक एफ दूसरा एफ, रिजल्टेंट एफ √3, खट्टाक से आंसर कितना मिला अपने को 60 डिग्री। अरे समझ आया क्या? दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल होगा 60 डिग्री और जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो लगेगा कितने एंगल पर, 30 डिग्री के एंगल पर। अरे कहानी समझ आई? ये सारी चीजें छोटी छोटी चीजें जिनको अगर आप याद करके रखेंगे तो आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। एंड आई एम टेलिंग यू, बहुत सारे लोग कहते हैं कि तू रट्टा मार रहा है। समझ के रट्टा मारना बहुत अच्छी हैबिट होती है। अगर आप चीजों को समझ के याद कर ले रहे हो, आपके दिमाग में है, तो वो क्या होगा, आपके दिमाग से कब आपके फिंगर टिप पर आ जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। इस वजह से याद करना, किसी भी चीजों को रट लेना बुरी बात नहीं है, बस तब तक वो बुरा है जब तक आप बिना समझे उसको याद कर रहे हैं। अगर आप उसको समझ के याद करेंगे, समझ के उसको अपने दिमाग में रखेंगे, उसको प्रैक्टिस में लेकर आएंगे, तो वो बस आपको एक एज देगा, आपको आपकी क्वेश्चन करने की स्पीड को बढ़ाएगा। और भैया कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नीट में या जेई मेंस में स्पीड का है रोल। अगर नीट की बात करें तो इट इज कंप्लीटली, आप कह सकते हैं कि नीट इज अ स्पीड टेस्ट, कि 3 घंटे में 180 क्वेश्चंस करने हैं आपको सर। अरे बात समझ आ रही है? 180 मिनट में 180 क्वेश्चन, दैट मींस यू हैव अ टाइम ऑफ 1 मिनट ऑन ईच क्वेश्चन। तो ये नॉर्मल एग्जाम नहीं है, ये एक स्पीड टेस्ट है। और स्पीड टेस्ट आप अच्छा तभी कर पाएंगे जब आप कुछ डेटा याद करेंगे। अगर आप डेटा याद नहीं करेंगे तो भैया हर जगह आप कैलकुलेट करने थोड़ी बैठ जाओगे, और कैलकुलेट करने बैठ जाओगे तो 1 मिनट का सवाल आपका 5 मिनट में कन्वर्ट हो जाएगा। जनरली क्या होगा कि अगर वेक्टर्स का कोई एक अच्छा सवाल आता है, कुछ चीजें याद करने से वो वेक्टर्स का क्वेश्चन आसानी से लग जाता है, तो हमें थोड़ी स्पीड मिल जाती है। अदरवाइज क्या होता है, बच्चे को लगता है मैंने तो वेक्टर पूरा पढ़ा हुआ है और भाई साहब मैं ये सवाल तो निकाल ही दूंगा। अब वो सवाल था 40 सेकंड का और आपने उस सवाल को 3 मिनट में सॉल्व किया, तो आने वाले क्वेश्चन के लिए आपने अपना टाइम कंज्यूम किया ना सर। तो ये डिफरेंस है एक याद करी हुई, एक प्रैक्टिस करके याद करे हुए बच्चे में और एक नॉर्मली कॉन्सेप्ट समझे हुए बच्चे में। कॉन्सेप्ट समझना वेल एंड गुड, लेकिन कॉन्सेप्ट समझने के साथ आपको चीजें याद रहनी चाहिए। चले आगे बढ़ते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पर। अपना नेक्स्ट पार्ट है प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन वेक्टर एडिशन। इसमें सबसे पहला कंडीशन है कि अपने पास आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर गिवन है, जिसमें हमको ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता है, और अपने को निकालना है क्या, रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो सबसे पहला काम जो हम करेंगे वो हम ए वेक्टर और बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को प्लॉट करेंगे। तो देखो प्लॉट करने के बाद हमको रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मिल जाएगा। तो ये अपने पास हो गया ईस्ट, ये अपने पास हो गया वेस्ट, ये हो गया अपने पास नॉर्थ, और ये हो गया अपने पास साउथ। तो क्वेश्चन ये कह रहा भैया कि अपने पास ए वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड है 30 यूनिट और इसका डायरेक्शन है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मैग्नीट्यूड हो गया 30 यूनिट और डायरेक्शन हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से कितना एंगल बनाता हुआ 60 डिग्री। और बी वेक्टर कह रहा है इसका मैग्नीट्यूड है 40 और इसका डायरेक्शन है 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो ये हो गया अपने पास 40 यूनिट और भाई साहब इसका डायरेक्शन कितना हो गया 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो जब ये 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट पे लग गया, थोड़ा अप्रोप्रिएट इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं।
ये कहीं इधर आएगा। कितना एंगल बन रहा भैया, कितना, इसका मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 40 यूनिट, और ये एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हमने करा एक काम कि भैया पैरेललोग्राम में, तो पैरेललोग्राम तो बनाना पड़ेगा, दोनों वेक्टर एक ही पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहे हैं, तो हमने कहा पैरेललोग्राम बनाते हैं। तो इसके पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करा, अरे ठीक है, और एक वेक्टर हमने इसके पैरेलल ड्रॉ करा, तो ये बन गया अपना पैरेललोग्राम। और जो रिजल्टेंट आएगा, जो आर आएगा, वही क्या होगा, ए वेक्टर और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब ये जो रॉड है इसकी लेंथ बताएगी मैग्नीट्यूड, और ये जो एंगल होगा ये बता देगा इसका डायरेक्शन, कुछ भी, ठीक है। तो ये एंगल अपने को निकालना है और अब मैग्नीट्यूड निकालना है। तो क्या करें भैया, मैग्नीट्यूड निकालने का तो सिंपल तरीका है, आर स्क्वायर इक्वल टू क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो देखो a का स्क्वायर कितना, a की वैल्यू कितनी दे रखी है, a की वैल्यू दे रखी है 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 30 इंटू 40 इंटू कॉस। अरे भाई 30 और 40 इनके बीच का एंगल कितना, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो पूरा एंगल हो गया 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, तो अपने पास मिल गया 900 प्लस 1600। 900 प्लस 1600 करेंगे तो अपने पास आंसर आएगा 2500। अब ध्यान दो, आर कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2500। अब रिजल्टेंट वेक्टर 2500 का अंडर रूट दैट इज इक्वल टू 50। तो आंसर हो गया, रिजल्टेंट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 50 यूनिट। अब तुमको निकालना क्या है, अब तुमको निकालना क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन। तो रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन निकालने के लिए मैंने तुमको बताया है कि एक काम करो, जो दोनों फोर्सेस हैं उसमें से किसी एक फोर्स से रिजल्टेंट वेक्टर का, या जो दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं उसमें किसी एक वेक्टर क्वांटिटी से रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का एंगल मार्क कर लो अल्फा। अब चेक करो कि इनके बीच में एंगल 90 डिग्री बन रहा है क्या। अगर 90 डिग्री बन रहा है तो सिंपल परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और अगर 90 डिग्री नहीं बन रहा है तो जो भी एंगल है, जो भी एंगल बन रहा है उससे क्या करेंगे, हम उसको हम दो पार्ट में तोड़ेंगे, जिससे अल्फा जुड़ा है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख देंगे, बचे हुए का दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस, जो भी हम पीछे डिस्कस करके आए हैं। तो यहां एंगल बन रहा है 90 डिग्री। तो देखो, चाहे तो अगर हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करना चाहे तो ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये अपने पास एक वेक्टर था जो 30 यूनिट पर था, और यहां पर अपने पास एक वेक्टर था जो 40 यूनिट पर था, और रिजल्टेंट इनका कहीं ऐसे बन रहा था। ये हो गया अपना रिजल्टेंट वेक्टर, ये एंगल अल्फा, ये एंगल 90 डिग्री। तो देखो tan अल्फा, अब क्या करें, अल्फा लिखने के लिए अल्फा किससे जुड़ा हुआ है, 30 से, उसको एज इट इज लिख दिया। बचा हुआ कितना, 40 यूनिट। इसके कितने कंपोनेंट, दो, एक साइन और एक कॉस। तो ऊपर लिखेंगे 40 साइन 90, और नीचे लिखेंगे कितना, 40 कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1 और कॉस 90 की वैल्यू 0। तो ये क्या मिल जाएगा अपने को, 40/30। tan अल्फा इक्वल्स टू 40/30, तो अल्फा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। अब एक बात जो आपको याद रखनी है यहां से फिजिक्स में, वो क्या है कि अगर अपने पास एक कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इधर 3x है, इधर 4x है, तो ये 5x होगा, ये वाला एंगल 37 होगा, और ये वाला एंगल 53 होगा। तो यहां से अगर मैं वैल्यू देखूं तो tan 53 क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, दैट इज 4x/3x, 4/3। तो मैं अल्फा इक्वल टू लिख सकता हूं 43 डिग्री। अच्छा, इसी में समझने वाली बात थी कि एक डायरेक्शन जो थी अपनी ऐसे थी, एक डायरेक्शन अपनी ऐसे थी, ये ईस्ट था, ये वेस्ट था, ये नॉर्थ था, ये साउथ था। तो देखो ये जो पूरा एंगल मिला, ये तुमको मिला 53 डिग्री। 53 डिग्री, ये पूरा हो गया 53 डिग्री, और ये पूरा है अपने पास कितना, ये पूरा है अपने पास 53 डिग्री। तो ये एंगल है अपने पास 30 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, 23 डिग्री। तो मैं इस वेक्टर को लिख सकता हूं कि रिजल्टेंट वेक्टर विल मेक एन एंगल ऑफ 23 डिग्री फ्रॉम वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, या यू कैन लिख सकते हो इट विल मेक एन एंगल ऑफ 53 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ए। अरे समझ आया क्या, ये तरीका है अपना क्या निकालने का, ये तरीका है अपना निकालने का कोई भी रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक, तो रिजल्टेंट वेक्टर निकालने के लिए पहले आपके पास गिवन वेक्टर का प्लॉट पता होना चाहिए। जब तक आपको गिवन वेक्टर का प्लॉट नहीं पता होगा तब तक आप रिजल्टेंट वेक्टर नहीं निकाल पाएंगे। जैसे अगर मुझे यह पता ही ना होता कि मैं 30 यूनिट को कैसे 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट मार्क करूं, तो जब तक मैं ये मार्क ना कर पाता तब तक मैं क्वेश्चन नहीं कर पाता। तो ये आपको पता होना चाहिए मार्किंग, और उसके बाद सिंपल वेक्टर एडिशन की जो दो इक्वेशंस है। मैग्नीट्यूड निकालने के लिए r² = a²
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और डायरेक्शन निकालने के लिए tan अल्फा इक्वल्स टू एक लाइन खींचिए, देखिए अल्फा किससे जुड़ा हुआ है गिवन वेक्टर में, ए से या बी से। जिससे जुड़ा हुआ है उसको एज इट इज डिनोमिनेटर में लिख दीजिए, जिससे नहीं जुड़ा हुआ उसके दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। तो ऊपर साइन ऐड होगा, नीचे कॉस ऐड होगा। ठीक, जैसे हम इस वाले क्वेश्चन में देखें कि भैया 40 से अल्फा नहीं जुड़ा था, तो 40 का दो कंपोनेंट, एक 40 sin 90, एक 40 cos 90, और tan अल्फा इक्वल्स टू मिल गया अपने पास 40/3, अल्फा इक्वल्स टू मिल गया 53 डिग्री फ्रॉम वेक्टर ए। ठीक, चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है भाई, लेकिन अपने को पता है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन और ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं पता। तो जिसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन नहीं पता उसको हम क्या करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड पर ले आते हैं। तो बी वेक्टर कैन बी रिटन एज आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो आइए नेक्स्ट स्लाइड पर देखते हैं इसकी मार्किंग। मार्किंग कैसे भैया, ये अपने पास ईस्ट है, ये अपने पास वेस्ट है, ये अपने पास नॉर्थ है और ये अपने पास साउथ है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो 50 यूनिट है और कितना है 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो रिजल्टेंट वेक्टर इज 50 यूनिट। 50 यूनिट कहां से, 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, मार्क कर दिया भाई, बहुत बढ़िया। अच्छा, दूसरा वेक्टर क्या कह रहा है, ए वेक्टर दे रखा है अपने को 30 यूनिट 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो ए वेक्टर हमने मार्क कर दिया कितना, 30 यूनिट। और कहां लग रहा है ये, कहां लग रहा है ये लग रहा है अपने पास, ये 30 यूनिट लग रहा है 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो मेरे से कहा गया मुझे चाहिए बी वेक्टर, दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। तो जो आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर है, तो ये तो अपने पास प्लस ए वेक्टर था ना भाई 30 यूनिट। तो मैं क्या करूंगा, इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस ए वेक्टर। अगर ये अपना है, ये अपना पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है और ये ए वेक्टर लिखा हुआ है, तो जो माइनस ए वेक्टर होगा, क्या ए वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर दिया जाए, तो क्या ये माइनस ए वेक्टर हो जाएगा। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स कि ये जो माइनस ए वेक्टर इट इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ ए वेक्टर। तो अपने पास ए वेक्टर 30 यूनिट इधर लग रहा है, तो क्या माइनस ए वेक्टर जो हम मार्क करेंगे वो 30 यूनिट क्या इधर मार्क हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास 30 यूनिट। देखिए ये एंगल 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना 60 डिग्री। अब हम क्या करें, अब फिर से हम इन दोनों वेक्टर्स को पैरेललोग्राम की साइड्स बनाएंगे। एक साइड ये हो गई और दूसरी साइड अपने पास ये हो गई। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा अपने पास बी वेक्टर, दैट इज रिजल्टेंट ऑफ आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ठीक है, तो भैया मैग्नीट्यूड निकालने का वही सिंपल तरीका कि ये एंगल अपने पास 23 डिग्री है, तो जो ये एंगल होगा ये अपने पास 67 डिग्री हो जाएगा। तो भैया आर वेक्टर और ए वेक्टर के बीच का, माइनस ए वेक्टर के बीच का जो एंगल मिल रहा है अपने को, वो मिल रहा है 60 डिग्री है, 67 डिग्री है, तो ये हो रहा है 127 डिग्री। और इसी को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 53 डिग्री। 180 में से अगर मैं 53 डिग्री को माइनस कर दूं तो क्या मुझे 127 डिग्री मिल जाएगा, बिल्कुल। तो अब देखिए, अब फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2RA cos थीटा। तो देखिए आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है अपने पास, आर स्क्वायर की वैल्यू है 50 का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मतलब 30 का स्क्वायर। अब यहां पे क्या cos 180 माइनस थीटा जो है वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आता है, और सेकंड कोऑर्डिनेट में जो cos होता है वो नेगेटिव होता है, तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस ऑफ 2। आर की वैल्यू कितनी है अपने पास, यहां आर अपने को दे रखा है 50 और ए दे रखा है अपने को 30, और सेकंड कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में सब पॉजिटिव होते हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट में 180 माइनस 53 cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा हो जाएगा, तो इसको लिखा जाएगा माइनस cos 53 डिग्री, वो माइनस यहां आ जाएगा। तो अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा कितना 2500, ये हो जाएगा मेरे पास 900, ये हो जाएगा मेरे पास 3000 मल्टीप्लाइड बाय cos 53 की वैल्यू हो जाएगी 3/5। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा 3400, और इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 1800, और 3400 में से 1800 माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा कितना 1600, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो बी जो आएगा वो कितना आएगा, वो आ जाएगा अपने पास कितना 40 यूनिट। अब बी का मैग्नीट्यूड तो मिल गया, लेकिन अब दूसरी चीज हमको क्या निकालनी है, इस बी का डायरेक्शन। तो इस बी का डायरेक्शन मैं जहां से चाहूं वहां से लिख सकता हूं। अगर मैं यहां से चाहूं तो क्या मैं यहां से अल्फा लिख सकता हूं, तो भाई बिल्कुल tan अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan अल्फा दैट विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस।
tan अल्फा विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो क्यों परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख पा रहे हैं? क्या ये इनके बीच का एंगल 90 डिग्री बन रहा है? नहीं भाई, 90 डिग्री नहीं बन रहा, तब तो तुम परपेंडिकुलर अपॉन बेस लिख ही नहीं सकते। तब तुमको क्या करना है, एक सिंपल लाइन खींचनी है और देखना है अल्फा गिवन वेक्टर आर वेक्टर या ए वेक्टर में से किससे जुड़ा है। आर वेक्टर तो जिससे जुड़ा है उसको एज इट इज लिख दो। बचा कौन सा? ए। इसके कितने कंपोनेंट? दो, एक साइन और एक कॉस। तो देखो ऊपर आएगा साइन, तो साइन कितना आएगा 30 साइन कितना, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 180 माइनस 53, और नीचे कितना प्लस 30 कॉस 180 माइनस 53। तो क्या होगा यहां से tan अल्फा इक्वल्स टू 30 साइन 180 माइनस 53 को अपन लिख सकते हैं साइन 53, और यहां पे कितना r का है 50, और भैया ये 30 cos 180 माइनस 53 जो होगा वो हो जाएगा अपने पास माइनस cos 53। तो ये आ जाएगा अपने पास 50 माइनस 30 इंटू cos 53 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास कितनी 3/5, या लिख लो यहां पर पहले, नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा अपने पास कितना cos 53 डिग्री। चले अब फर्दर सॉल्व करें तो ये 30 साइन 53 की वैल्यू 4/5 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 30 इंटू cos 53, 30 इंटू cos 53 की वैल्यू हो गई अपने पास 3/5। तो पूरा आंसर कितना होगा, पूरा आंसर आ जाएगा अपने पास, इधर सॉल्व कर ले। चलिए देखिए इसको यहां सॉल्व कर दे तो ये हो जाएगा अपने पास 24 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 18। तो ये कितना मिलेगा 24 डिवाइडेड बाई 32। तो भैया किससे कटेगा ये 3/4। तो tan अल्फा मिल गया अपने को 3/4, तो अल्फा की वैल्यू मिल गई अपने पास 37 डिग्री। अल्फा मिल गया अपने पास 37 डिग्री, ये 37 डिग्री और ये 23 डिग्री। अगर मैं 37 में 23 ऐड करूंगा तो मुझे जो एंगल मिलेगा, अगर इस एंगल को मैं मार्क करूं फाई, तो मैं फाई इक्वल्स टू लिखूंगा कितना, फाई इक्वल्स टू 23 प्लस 37 दैट इज 60 डिग्री। तो मैं लिख सकता हूं कि बी वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वो होगा कितना 60 डिग्री। कहां से 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। अरे समझ आया क्या, ये हो गया अपने पास बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अब समझिए इसी पर्टिकुलर टेक्निक को एक नए नाम से जोड़ा जाता है, एक नए नाम से बताया जाता है जिसको बोलते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में क्या है कि अगर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर को हम समझे तो बेसिकली सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर होता है कि आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ये फॉर्मेशन तभी होगा जब क्या है आपके पास ए और बी के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो समझिए अगर कहीं लिखा हुआ है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और यहां पर जो थीटा है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो प्रेजेंटेशन सोचिए कैसे होगा। ये आपका ए वेक्टर हो गया और ये आपका बी वेक्टर हो गया, भाई साहब ये आपका एंगल हो गया। अगर सेम वेक्टर में मैं कहूं ए माइनस बी करो, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो वेक्टर नेगेटिव हो जाए उसकी डायरेक्शन को क्या कर दो, रिवर्स। तो देखो ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी वेक्टर, और ये जो एंगल थीटा है तो बचा हुआ एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस थीटा, और ये तुमको मिल जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर। और रिजल्टेंट वेक्टर का जब हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखते हैं, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा जो होता है वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस कॉस थीटा के। अरे बात समझ आई, यही है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कोई वेक्टर का अलग से स्पेसिफिक टॉपिक नहीं है, बस आपको ध्यान देना है कि आपको सिंपल टेक्निक्स पे चलना है। सिंपल टेक्निक क्या है कि आपके पास एक कोई गिवन वेक्टर है, दो गिवन वेक्टर है, उससे आपको कोई रिजल्टेंट वेक्टर मिल रहा है, तो उसको पहले मार्क करिए। अब देखिए कि वो गिवन वेक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव। अरे बात समझ आ रही, तो अगर पॉजिटिव है और आपसे नेगेटिव कह रहा है तो जो भी वेक्टर गिवन है उसकी डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दीजिए, तो वो हो जाएगा आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। चले आगे बढ़े, अब देखते हैं अपना एक क्वेश्चन क्या है भैया। क्वेश्चन कह रहा है अपने पास टाइप सी की आर वेक्टर का, अब देखो यहां पे कहानी देखो, आर वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड नहीं पता, इसकी डायरेक्शन पता है। और ए वेक्टर का हमको क्या पता है, ए वेक्टर का हमको मैग्नीट्यूड पता है, इसकी डायरेक्शन नहीं पता है। और बी वेक्टर का हमको एक कंप्लीट वेक्टर गिवन है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों।
अब यहां से मुझे निकालना है आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ए वेक्टर का डायरेक्शन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपको एक सिंगल यूनिट सिंगल वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ना फाइंड करना हो, आपको एक वेक्टर से मैग्नीट्यूड निकालना हो और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन निकालना हो, तो इस बात को हमेशा ध्यान में रखे रहिए कि आपका जो राइट हैंड साइड होगा, उस राइट हैंड साइड पर वो दो वेक्टर्स आएंगे जिन दोनों की डायरेक्शन आपको पता है। जिसकी डायरेक्शन के बारे में आपको नहीं पता, उसको आप किधर रखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड पर। और राइट हैंड साइड पर वही दो वेक्टर्स होंगे जिनकी डायरेक्शन के बारे में मुझे पता है। तो देखो, मुझे आर का डायरेक्शन पता है और बी का डायरेक्शन पता है, मुझे ए का डायरेक्शन नहीं पता, तो मैं लिखूंगा ए वेक्टर इक्वल्स टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और अब मैं इनकी मार्किंग करना स्टार्ट करूंगा। तो मार्किंग कैसे भाई? कि ये अपने पास हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। अब देखो, प्लॉट करना स्टार्ट करो भाई। अगर मैं आर वेक्टर को प्लॉट करूं तो आर वेक्टर इज 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये हो गया अपने पास 23 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ठीक। और क्या दे रखा है? और क्या दे रखा है भैया? ए वेक्टर दैट इज 30 यूनिट। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे 30 यूनिट पता है, मुझे इसके डायरेक्शन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, तो मैं ए वेक्टर को प्लॉट नहीं कर सकता। क्या मैं बी वेक्टर को प्लॉट कर सकता हूं? बिल्कुल। ये है अपने पास कितना? 40 यूनिट। ये है अपने पास 40 यूनिट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो मतलब वेस्ट से कितने एंगल पर? 30 डिग्री पर। और कितना यूनिट है? 40 यूनिट। तो मेरे से कह रहा है कि भैया ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो तुमको पता है, इसका डायरेक्शन निकाल के बताओ। और ठीक है, और दूसरा क्या? बी वेक्टर का, आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो मैं कैसे निकालूं? अब मेरे दिमाग में एक बात समझनी चाहिए। तो मेरे पास दो अननोन है, एक मैग्नीट्यूड और दूसरे का क्या? डायरेक्शन, ठीक। तो मुझे चाहिए क्या? ए वेक्टर दैट इज इक्विवेलेंट टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। और ये जो वेक्टर अपने को गिवन है, ये कौन सा वेक्टर है? प्लस बी वेक्टर। तो मुझे अगर माइनस बी वेक्टर चाहिए तो मैंने बताया क्या करें इसका? जस्ट डायरेक्शन रिवर्स कर दें। तो 40 यूनिट यहां लेकर जाइए, ये आपके पास 30 है, तो ये भी आपके पास 30 हो जाएगा। और अब आपको करना क्या है? एक पैरेललोग्राम, एक लाइन इसके पैरेलल और एक लाइन इसके पैरेलल। तो देखिए, इसके पैरेलल जो लाइन आएगी वो ऐसे आएगी, और इस वाले नंबर के पैरेलल जो लाइन जाएगी 40 यूनिट के, वो कुछ इस हिसाब से जाएगी। तो ये होगा आपका रिजल्टेंट वेक्टर दैट इज ए वेक्टर, ठीक है। अब अपने को ए वेक्टर का क्या पता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना पता है? मैग्नीट्यूड अपने को पता है ए वेक्टर का 30 यूनिट। ये एंगल है 23 डिग्री, ध्यान से समझिए। ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 30 डिग्री। तो मैं क्या इसको दो तरह से लिख सकता हूं? अरे भाई, ये पूरे एंगल को मैं दो तरह से लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? कि या तो मैं 90 प्लस 30 प्लस 23 डिग्री कर दूं। 90 प्लस 30 प्लस 23 डिग्री करूंगा तो मुझे आंसर कितना मिलेगा? 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120, 120 प्लस 23 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास कितना? 143 डिग्री। और 143 डिग्री को मैं लिख सकता हूं 180 माइनस 37 डिग्री। 180 माइनस थीटा लिखने का फायदा यही है कि भाई साहब, जब आप 180 माइनस थीटा करेंगे तो जो रिजल्ट मिलेगा वो माइनस कॉस रह जाएगा। कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, इसमें चेंज नहीं होता। अगर यही मैं 90 प्लस 53 रखता, अगर मैं इसको 90 प्लस 30 प्लस 23 53 होता, 90 प्लस 53 रखता, तो कॉस 90 प्लस 53 जो होता वो माइनस साइन 53 के बराबर हो जाता। तो या तो आप माइनस कॉस का साइन कन्वर्ट करो, या कॉस जैसे है एज इट इज उसको रहने दो। तो अगर मैं उसको एज इट इज रहने दूं और मैं फर्दर इसको सॉल्व करूं, तो मेरे पास है ए वेक्टर दैट इज इक्वल टू आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो यहां पर क्या मिलेगा भैया? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मुझे पता है, तो मैं लिखूंगा 30 का स्क्वायर। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड नहीं पता ना, तो मैंने मान लिया कितना? x। तो 30 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर प्लस, अब देखो 180 माइनस 37 हुआ, 180 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखो तो डायरेक्टली तुम यहां पे लिख सकते हो -2 इंटू एक्स इंटू 40 इंटू कॉस 37। 40 का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 900, और यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर और 440 का स्क्वायर जो होगा ये हो जाएगा अपने पास 1600, और 1600 माइनस इसको 2 इंटू एक्स इंटू 40 इंटू कॉस 37 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 4/5। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 8 जा 40, 8 4 जा 32 एंड 32 मल्टीप्लाइड बाई 2 64 हो जाएगा। तो फर्दर इसको लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस 64x,
और उसके बाद प्लस 700 इक्वल्स टू 0। अब हम सब लोग जानते हैं वी कैन सॉल्व इट बाय द मेथड ऑफ सीधराचार्य। सीधराचार्य से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस बी दैट इज प्लस 64 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 64 स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 इंटू 700 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा अपने पास 64 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1296 डिवाइडेड बाई 2। तो जब हम 64 प्लस माइनस 1296 का अंडर रूट करेंगे तो ये 36 आएगा डिवाइडेड बाई 2। तो इसका एक आंसर मिलेगा अपने को 100/2 और दूसरा आंसर मिलेगा 64 में से 36 घटाओगे तो कितना बचेगा, 14 में से 6 जाएगा तो 8 हो जाएगा और अपने पास 5 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 1 2, तो 28/2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो एक वैल्यू अपने को मिली 14 और एक वैल्यू अपने को मिली कितनी 50। तो देखो कि R जो है वो रिजल्टेंट है किसका, A वेक्टर और B वेक्टर का। A वेक्टर 30 यूनिट है, B वेक्टर 40 यूनिट है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा भैया वो इन दोनों से बड़ा होगा ना, तो जो सही आंसर होगा वो क्या होगा 50। ठीक, अगर कहीं वेक्टर एडिशन हो रहा है तो वेक्टर एडिशन का बेसिक मतलब है कि थीटा की वैल्यू जो है वो किससे छोटी है 90 से। अगर थीटा की वैल्यू 90 से बड़ी हो गई तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखते हैं भाई साहब, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में। इसको बोल दिया जाता है फर्दर सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए भैया कि जो रिजल्टेंट होगा वो कितना होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो कितना होगा 50 यूनिट। तो भैया अपने पास आंसर मिल गया कि मैग्नीट्यूड कितना मिल गया 50 यूनिट। अब अपने को चाहिए क्या, ए का डायरेक्शन। ए का डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करें, ए का डायरेक्शन निकालने के लिए हम लिख सकते हैं बेसिकली क्या, tan अल्फा। अब एक लाइन खींचिए और अल्फा को कहीं से भी मार्क कर दीजिए। कहां से मार्क करें, मन करे तो ए वेक्टर से मार्क कर दीजिए, मन करे तो आर वेक्टर से मार्क कर दीजिए। अब मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड पता है, मुझे इसका भी मैग्नीट्यूड पता है, तो जो मुझे पहले से पता है मैं उस पर जाऊंगा। तो मैं कह रहा हूं कि ये वाला एंगल मान लो अल्फा। तो देखो जिससे अल्फा जुड़ा है, किससे जुड़ा है 40 से, उसको एज इट इज लिख दो। बचा कौन सा x, इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आया 50। अब इसके दो कंपोनेंट, एक साइन और एक कॉस। पहले क्या आता है साइन, तो ऊपर लिखेंगे अपन क्या 50 साइन 180 माइनस 37। अरे बात समझ आ रही, प्लस 50 कॉस 180 माइनस 37। चलिए इसको सॉल्व करा जाए तो ये अपने को क्या मिलेगा, tan अल्फा इक्वल्स टू साइन 180 माइनस 37 साइन 37 की वैल्यू 3/5, तो 50 इंटू 3/5 अपॉन 40 प्लस ये 50 cos 180 माइनस 37, तो cos 180 माइनस 37 जो होता है वो माइनस cos थीटा के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा आपके पास 50 cos 37 की वैल्यू 4/5। तो अपने पास अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें तो tan अल्फा विल बी इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 40 माइनस ये कितना हो जाएगा 40। अरे क्लियर है, तो 40/40 0। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई इनफाइनाइट, और सॉरी tan अल्फा की वैल्यू इनफाइनाइट। अगर tan अल्फा इनफाइनाइट है तो अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, अल्फा की वैल्यू होगी अपने पास कितनी 90 डिग्री। tan अल्फा tan 90 डिग्री की वैल्यू इनफाइनाइट होती है। अब अल्फा अपने को मिल गया 90 डिग्री, तो भाई साहब ये ईस्ट से कितना एंगल बनाएगा, देखो ना ये 30 डिग्री है, पूरा 90 डिग्री है, तो क्या ये एंगल 60 डिग्री बनेगा। तो मैं ए का डायरेक्शन लिख सकता हूं 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अरे समझ आया, ये हो गया अपना एक एडवांस क्वेश्चन किसका, वेक्टर एडिशन का। क्या कहानी है कि आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना था और ए वेक्टर का डायरेक्शन निकालना था। इसके पहले आप क्या कर रहे थे कि आपके पास एक इंडिविजुअल वेक्टर होता था, या तो उसका आप मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालते थे वेक्टर एडिशन से, या इसी में एक मेथड हम लोगों ने इंक्लूड करा जिसको हम वेक्टर सब्ट्रैक्शन का नाम देते हैं। बट रियलिटी ऐसी कुछ होती नहीं है, बस थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री से बड़ी हो जाती है। तो सेम प्रोसेस में जो आपका प्लस बी वेक्टर है उसको जस्ट पलट के हमने क्या बना दिया माइनस बी वेक्टर, दैट्स इट। अरे बात समझ आ रही, तो पहले क्वेश्चन में हमने निकाला आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। दूसरे में अगर अपने को पता है आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन पता, तो क्या मैं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकाल सकता हूं। बिल्कुल। क्या मेथड है भाई कि आपको करना है लेफ्ट हैंड साइड पर वो वेक्टर रखना है जिसका आपको ना तो मैग्नीट्यूड पता ना तो डायरेक्शन पता, या एटलीस्ट आपको उसका डायरेक्शन नहीं पता होना चाहिए। राइट हैंड साइड पर वो दो वेक्टर्स आएंगे जिन दोनों वेक्टर्स का डायरेक्शन आपको पता है। अरे ठीक है, तो वो बन गया आपका सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, और ये रहा वेक्टर एडिशन का एक एडवांस क्वेश्चन जिसमें आपको एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है और दूसरे वेक्टर का डायरेक्शन निकालना है। साथ ही साथ वेक्टर एडिशन में एक माइनर सी लिमिटेशन आती है। वो माइनर सी लिमिटेशन क्या है भैया कि
आप वेक्टर एडिशन तभी कर सकते हो जब आपको एटलीस्ट 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन पता हो। अरे भाई, जब तक आपको 2 वेक्टर्स की डायरेक्शन नहीं पता होगी तब तक आप उन दो वेक्टर्स को प्लॉट नहीं कर पाओगे। अगर प्लॉट नहीं कर पाओगे तो आप रिजल्टेंट वेक्टर कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। अरे बात समझ आ रही है? तो ये था अपना वेक्टर एडिशन। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स। धन्यवाद, मिलते हैं नए लेक्चर में।